नमस्कार, सुन लो यूपीएससी श्रोताओं। आज हम गवर्नेंस, शासन के एक ऐसे अहम पहलू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन ये सरकारी कामकाज की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन की। जी। हमारी आज की ये पूरी चर्चा चैप्टर 11 पर आधारित है, जिसका टाइटल है इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। और ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। हाँ, क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकारें कैसे प्राइवेट कंपनियों और नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करती हैं, नीतियां लागू करती हैं, सेवाएं देती हैं और कभी-कभी तो अपनी खुद की व्यावसायिक इकाइयां भी बनाती हैं। सही कहा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के पेपर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस चर्चा से श्रोताओं को क्या मिलेगा? हम आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी खरीद यानी प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस, नॉन प्रॉफिट सेक्टर की भूमिका, इन सब पर गहराई से बात करेंगे, हर पहलू को विस्तार से देखेंगे। हाँ, हम इसमें कवर करेंगे कि सोर्सिंग आखिर है क्या, सरकारें प्राइवेटाइज करती क्यों हैं, ये फेडरल, स्टेट और लोकल स्तरों पर कैसे अलग-अलग काम करता है, और इसमें चुनौतियां क्या हैं, जैसे भ्रष्टाचार और अक्षमता की बातें आती हैं। बिल्कुल। फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सेक्टर यानी नॉन प्रॉफिट्स की क्या भूमिका है, और अंत में वॉलंटियर्स और वॉचर के जरिए कैसे काम होता है, ये सब देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोर्सिंग और इंटरसेक्टरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनको थोड़ा और समझाएं। देखिए, सोर्सिंग का सीधा सा मतलब है ये तय करना कि कोई सरकारी काम एजेंसी खुद करेगी, जिसे इनसोर्सिंग कहते हैं, या फिर वो काम बाहर किसी और से करवाएगी, जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अच्छा। और इंटरसेक्टरल एडमिनिस्ट्रेशन इसी पूरी व्यवस्था को मैनेज करने का नाम है। मतलब सरकार, मुनाफे के लिए काम करने वाले निजी संगठन फॉर प्रॉफिट और बिना मुनाफे के काम करने वाले संगठन नॉन प्रॉफिट, इनके बीच जो रिश्ते हैं, जो लेन देन है, उसका प्रबंधन। स्रोत में फिगर 11-1 का जिक्र है, पब्लिक प्राइवेट कंटिन्यूअम। वो शायद इसी स्पेक्ट्रम को दिखाता है। हाँ बिल्कुल, वो दिखाता है कि कैसे पूरी तरह सरकारी काम से लेकर पूरी तरह निजी काम तक एक पूरा स्पेक्ट्रम है, और सरकारें इस स्पेक्ट्रम पर अलग-अलग जगह ऑपरेट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं बड़े सवाल पर। वाई प्राइवेटाइज? सरकारें निजीकरण करती ही क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? ये बहुत अहम सवाल है, और इसके पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं। सबसे पहला और आम कारण है सेविंग्स, बचत। दावा किया जाता है कि निजी कंपनियां ज्यादा कुशलता से काम करती हैं और इससे सरकार का पैसा बचता है। क्या वाकई बचत होती है? ये बहस का मुद्दा है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि हमेशा बचत नहीं होती, कभी कभी तो निजीकरण महंगा भी पड़ जाता है। एक और पहलू ये है कि निजीकरण के जरिए सरकारें जटिल सिविल सेवा नियमों से बच सकती हैं, हायरिंग फायरिंग आसान हो जाती है। अच्छा, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण है कॉस्ट क्लैरिफिकेशन, लागत स्पष्टीकरण। जब किसी काम के लिए प्राइवेट कंपनियां बोली लगाती हैं, तो कंपटीशन से उस काम की असली लागत क्या है, इसका अंदाजा बेहतर लगता है। ओके। तीसरा, फिस्कल ईजमेंट्स, मतलब सरकारें बड़ी पूंजी निवेश या जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं से बच जाती हैं, खासकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। चौथा, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग। सरकारें कभी-कभी नई नीतियों या सेवाओं को पहले निजी क्षेत्र के जरिए छोटे पैमाने पर टेस्ट करना चाहती हैं, बिना बड़े सरकारी बदलाव किए। ये दिलचस्प है, मतलब रिस्क कम करने का तरीका। हाँ, कुछ हद तक। इसी से जुड़ा पांचवा कारण है लोअर्ड पॉलिटिकल रिस्क, कम राजनीतिक जोखिम। अगर कोई सेवा निजी कंपनी दे रही है और उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो सीधी उंगली सरकार पर नहीं उठती, कम से कम तुरंत तो नहीं। सरकार की विजिबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, और इमेज एनहांसमेंट का भी जिक्र है। जी। छठा कारण, कई बार सरकारें ये दिखाना चाहती हैं कि वो कुशल हैं, आधुनिक हैं और निजी क्षेत्र की तरह काम कर सकती हैं। निजीकरण से एक एफिशिएंट गवर्नेंस की इमेज बनाने की कोशिश होती है। सातवां कारण, ग्रेटर लेवरेज, अधिक लाभ। सरकार मौजूदा प्राइवेट या नॉन प्रॉफिट संगठनों के बने बनाए नेटवर्क और विशेषज्ञता का फायदा उठा सकती है, बजाय खुद सब कुछ शुरू से खड़ा करने के। आठवां, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। स्थानीय कंपनियों को सरकारी ठेके मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। नौवां, इमरजेंसी मैनेजमेंट, आपातकालीन प्रबंधन। आपदा के समय सरकार अक्सर वॉलंटियर्स, स्वयंसेवकों और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस (एनपीओज) गैर लाभकारी संगठनों पर बहुत निर्भर करती है त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए। 10वां कारण थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। इंसेंटिव टू इम्प्रूव पब्लिक प्रोडक्टिविटी, सार्वजनिक उत्पादकता में सुधार की प्रेरणा।
मतलब सरकारी एजेंसियों को ये डर रहता है कि अगर उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उनका काम भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है। इसे थ्रेट ऑफ प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ये तो हुए कुछ सकारात्मक या तार्किक कारण, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं शायद, जैसे पिनस्ट्राइप पैट्रोनेज। हाँ, 11वां पॉइंट ये थोड़ी आलोचनात्मक शब्दावली है। इसका मतलब है कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स बिना खुली बोली, नो बिड कॉन्ट्रैक्ट्स के या राजनीतिक संबंधों के आधार पर दे दिए जाते हैं। रिवॉल्विंग डोर्स की समस्या भी इसी से जुड़ी है, जहां सरकारी अधिकारी रिटायर होकर उन्हीं कंपनियों में ऊंचे पदों पर चले जाते हैं जिन्हें वो पहले रेगुलेट करते थे या ठेके देते थे। ये भ्रष्टाचार भी हो सकता है या कुछ लोग इसे बेहतर तालमेल का नजरिया भी कह सकते हैं। और आखिरी 12वां कारण, अन अमेरिकन ऑर्थोडॉक्सी, एक अमेरिकी रूढ़िवाद। स्रोत कहता है कि अमेरिका में एक आम धारणा या विचारधारा सी बन गई है कि प्राइवेट बिजनेस हमेशा सरकार से बेहतर ही होता है। जी, ये एक तरह की मान्यता है, चाहे उसके पक्ष में ठोस सबूत हों या ना हों। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, नोट 7 में, जहां एक सेनेटर और एक अधिकारी बहस कर रहे हैं। सेनेटर बस मानकर चल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर सस्ते होते हैं बिना किसी ठोस सबूत के। ये इसी रूढ़िवाद का उदाहरण है। खासकर अमेरिका में इस निजीकरण को और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। फेडरल प्राइवेटाइजेशन, संघीय निजीकरण की बात करें तो उसका इतिहास काफी पुराना है। स्रोत बताता है कि पहला ज्ञात उदाहरण 1789 का है, जब लाइट हाउस चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अच्छा, इतना पुराना? हाँ, और आज ये कई रूप ले चुका है। एक रूप है फेडरल फायर सेल्स, मतलब सरकार अपनी संपत्ति बेचती है। क्या बेचती है सरकार? घोड़े से लेकर हेलीकॉप्टर तक। स्रोत कहता है कि अरबों डॉलर की संपत्ति ऑनलाइन बेची गई है। पेंटागन ने भी अपनी अतिरिक्त संपत्ति बेची है। सबसे बड़ा हिस्सा है रियल एस्टेट, यानी जमीन और इमारतें। सरकार अपनी जमीन जायदाद क्यों बेच रही है? क्योंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है जिसका रखरखाव महंगा पड़ता है। जीएओ ने इसे उच्च जोखिम वाली सूची में भी डाला हुआ है क्योंकि इसका प्रबंधन ठीक से नहीं हो पा रहा है। समझ गया। फायर सेल्स के अलावा और क्या है फेडरल प्राइवेटाइजेशन में? सबसे बड़ा हिस्सा है एक्विजिशंस या प्रोक्योरमेंट, यानी सरकार द्वारा सामान और सेवाएं खरीदना। द इनॉर्मिटी ऑफ एक्विजिशंस, ये कितना विशाल है? बहुत विशाल। वैश्विक स्तर पर सरकारें सालाना लगभग 4.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करती हैं खरीद पर, और इसमें अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिकी संघीय सरकार हर साल करीब 16 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स देती है और लगभग आधा ट्रिलियन डॉलर सालाना खर्च करती है। ये उसके कुल विवेकाधीन खर्च, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का करीब 40% है। आधा ट्रिलियन डॉलर किन विभागों में सबसे ज्यादा खर्च होता है? सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग, करीब 63%, 63%। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा विभाग, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, HHS, स्वास्थ्य और मानव सेवा, और वेटरन्स अफेयर्स, VA, वेटरन्स अफेयर्स आते हैं। और क्या खरीदती है सरकार, सामान या सेवाएं? पहले सामान ज्यादा खरीदा जाता था, लेकिन अब सेवाओं का दबदबा है। 1985 में करीब 23%, 23% खर्च सेवाओं पर था। अब ये 60% से ज्यादा है। यहां तक कि रक्षा विभाग में भी 52% खर्च सेवाओं पर होता है। सेवाओं पर जैसे कंसल्टिंग, IT सेवाएं, मैनेजमेंट सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, रखरखाव, बहुत कुछ। इसके लिए कानून भी बने, जैसे सारा एक्ट 2003, सर्विसेज एक्विजिशन रिफॉर्म एक्ट। GSA, जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ओएसिस जैसा प्लेटफॉर्म भी बनाया है सेवाओं की खरीद के लिए। इसका मतलब है कि सरकार अब बहुत सारा काम बाहर से करवा रही है। इसे ह्यूमंगस हायरिंग कहा गया है। अच्छा, क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन काम सरकार के ही कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन लोग इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से संघीय सरकार के लिए काम करते हैं, यानी ठेकेदारों के कर्मचारी। ये सरकारी कर्मचारियों की संख्या से कहीं ज्यादा है। बाप रे, 7.5 मिलियन! तो सरकार ये सब कैसे तय करती है कि क्या खुद करना है और क्या बाहर देना है? क्या इसके पीछे कोई फिलॉसफी है? फेडरल फिलॉसफीज ऑफ परचेजिंग? हाँ, एक मुख्य मार्गदर्शक दस्तावेज है OMB सर्कुलर A76। ये 1955 में आया था और 1966 में इसमें बदलाव हुए। यह सर्कुलर कहता है कि सरकार को निजी उद्यम पर निर्भर रहना चाहिए, जब तक कि लागत या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कारणों से खुद काम करना जरूरी न हो। अच्छा, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। इनहेरेंटली गवर्नमेंटल, मूल रूप से सरकारी, और कमर्शियल, वाणिज्यिक कार्यों के बीच। सर्कुलर कहता है कि जो काम मूल रूप से सरकारी हैं,
उन्हें आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये इनहेरेंटली गवर्नमेंटल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं इसे? यहीं पर मुश्किल आती है। फेयर एक्ट 1998 ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की। परिभाषा कहती है कि ये ऐसे कार्य हैं जो इतने अंतरंग रूप से सार्वजनिक हित से जुड़े हैं कि इन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, जैसे नीति निर्धारण, सैन्य कमान, न्यायिक कार्य। लेकिन ये परिभाषा तो काफी अस्पष्ट लगती है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यह परिभाषा बहुत लचीली है। उदाहरण के लिए, युद्ध लड़ना, क्या ये इनहेरेंटली गवर्नमेंटल है? इतिहास में प्राइवेटियर्स यानी प्राइवेट समुद्री लड़ाके सरकार के लिए लड़ते थे। आज भी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। एडवर्ड स्नोडन वाला मामला भी तो था, वो एनएसए का ठेकेदार था, है ना? सही। वो एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी था, लेकिन बहुत संवेदनशील सरकारी जानकारी तक उसकी पहुंच थी। पॉलिसी लेटर 1101 ने और स्पष्टता लाने की कोशिश की, लेकिन स्रोत कहता है कि ये अभी भी जेलों को दीवार पर कील ठोकने जैसा है, मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो फिर कमर्शियल एक्टिविटीज, वाणिज्यिक गतिविधियां क्या है? एफएआर एक्ट के तहत एजेंसियों को अपनी गतिविधियां इन्वेंटरी करनी थी। उन्होंने 700 से ज्यादा ऐसी गतिविधियां पहचानी जो निजी क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं, जैसे कैंटीन चलाना, डेटा एंट्री, वाहन रखरखाव वगैरह। क्या ये सभी आउटसोर्स हो सकती हैं? नहीं, इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया। कंपैटिबल कमर्शियल, जिनके लिए निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा हो सकती है, और नॉन कंपैटिबल कमर्शियल, जिन्हें शायद सरकारी एजेंसी ही बेहतर कर सकती है। तो फिर कंपेटिटिव सोर्सिंग या पब्लिक प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपैटिबल कमर्शियल कामों के लिए सरकारी एजेंसी और प्राइवेट कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करें। देखा जाए कि कौन कम लागत में बेहतर काम कर सकता है। अच्छा, ये तो अच्छा आइडिया लगता है। क्या ये सफल रहा? इसका इतिहास मिला जुला है। पेंटागन ने 1975 में शुरू किया। क्लिंटन और बुश प्रशासनों ने इसे बढ़ावा दिया, लेकिन स्रोत बताता है कि ये प्रक्रिया बहुत महंगी, 150 to 300 मिलियन प्रति वर्ष, बहुत धीमी, 4+ साल प्रति कंपटीशन, और इसके नतीजे भी संदिग्ध हैं। बचत कितनी हुई पता नहीं। वॉल्टर रीड अस्पताल कांड भी इसी से जुड़ा था, जहां सेवाओं की आउटसोर्सिंग में गंभीर समस्याएं आईं, और ज्यादातर 91% मामलों में सरकारी एजेंसियां ही कंपटीशन जीतती थीं। ओह, मतलब ये प्रक्रिया खुद ही एक बड़ी नौकरशाही बन गई। वॉशिंगटन्स बाइंग ब्यूरोक्रेसी के बारे में और बताएं, नीतियां, लोग, समस्याएं क्या हैं? नीतियां बहुत जटिल हैं। मुख्य नियमावली है फार, फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन, जो 1800 पेज से ज्यादा लंबी है। तुलना के लिए ऑस्ट्रेलिया की नियमावली सिर्फ 93 पेज की है। 1800 पेज! और इसके ऊपर हर एजेंसी के अपने पूरक नियम, एजेंसी सप्लीमेंट्स, जो करीब 2900 पेज और जोड़ देते हैं। इनको मैनेज करने के लिए ऑफिस ऑफ फेडरल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, OFPP और GSA जैसी संस्थाएं हैं। और लोग, पर्सनल, कितने लोग ये काम करते हैं? एक्विजिशन वर्कफोर्स काफी बड़ा है, 73,000 से ज्यादा लोग। इनमें से करीब 37,000 कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिसर हैं, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार होता है। इनके प्रशिक्षण का क्या? कई संस्थान हैं, जैसे FAI, फेडरल एक्विजिशन इंस्टीट्यूट, GSA का सेंटर फॉर एक्विजिशन एक्सीलेंस, डिफेंस एक्विजिशन यूनिवर्सिटी वगैरह। लेकिन स्रोत कहता है कि इस प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का पता नहीं है। तो समस्याएं क्या है इस नौकरशाही में? कई समस्याएं हैं। पहली, स्किल्स गैप, कौशल की कमी, खासकर जटिल सेवाओं की खरीद के लिए जरूरी कौशल की कमी है। दूसरा, अस्थिर बजट, जिससे लंबी अवधि की योजना बनाना मुश्किल होता है। तीसरा, अपर्याप्त निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उस पर नजर रखना कमजोर है। चौथा, कल्चर ऑफ अनसर्टनिटी अवॉइडेंस, जोखिम से बचने की संस्कृति, अधिकारी जटिल या नए तरीके अपनाने से हिचकिचाते हैं। और पांचवा, चीफ एक्विजिशन ऑफिसर्स, जो बनाए गए थे वो अक्सर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, और ये उनका मुख्य काम भी नहीं होता, तो उनका ध्यान बटा रहता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर समस्याएं हैं। तो क्या ये सब देखते हुए फेडरल कॉन्ट्रैक्टिंग के खिलाफ भी कुछ तर्क है? द केस अगेंस्ट फेडरल कॉन्ट्रैक्टिंग? बिल्कुल। जनता का विश्वास भी इसमें कम है। स्रोत बताता है कि केवल 17%, 17% अमेरिकी मानते हैं कि निजी व्यवसाय सरकार से बेहतर सार्वजनिक सेवाएं देते हैं। क्लीन कॉन्ट्रैक्टिंग एक्ट 2008 जैसे कानून भी इसी चिंता को दर्शाते हैं। और ये शैडो गवर्नमेंट क्या है?
कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, लॉबियिस्ट्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1961 में ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खतरे के बारे में चेताया था, यानी रक्षा ठेकेदारों और सेना के बीच का गठजोड़। आज ये शायद सरकार उससे भी बड़ी हो गई है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सरकारी काम करते हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो नीतियों पर सलाह देते हैं, और लॉबियिस्ट हैं जो सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कंसल्टेंट्स का प्रभाव कितना है? काफी ज्यादा। जीएओ ने आलोचना की है कि वे कई बार एजेंसी प्रबंधन में अत्यधिक भागीदारी करते हैं, यानी लगभग सरकारी काम ही कर रहे होते हैं। ओएमबी के निर्देश हैं कि इनहेरेंटली गवर्नमेंटल फंक्शंस आउटसोर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा होता दिखता है। और लॉबिस्ट, इनके बारे में तो काफी नकारात्मक धारणा है। हाँ, जनता इन्हें पसंद नहीं करती। 71% मानते हैं कि लॉबिस्ट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इनकी सही संख्या पता लगाना मुश्किल है, शायद 100,000 के करीब। कई लोग खुद को सलाहकार बताकर लॉबिंग नियमों से बच निकलते हैं, और इन नियमों का प्रवर्तन भी कमजोर है। इनका प्रभाव क्या होता है? माना जाता है कि इनका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। वॉल स्ट्रीट का उदाहरण दिया गया है, जिसका प्रभाव द ब्लॉब जैसा बताया गया है, हर तरफ फैला हुआ। ये लोग कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं, अपने लिए टैक्स कट्स करवाते हैं, जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में भी इनके प्रभाव का जिक्र है। जैक एब्रामॉफ का मामला भी तो इसी से जुड़ा था। हाँ, वो एक बड़ा स्कैंडल था जिसने लॉबिंग की काली दुनिया को उजागर किया। जनता की राय 58% लोग है कि लॉबिंग पर सख्त प्रतिबंध लगने चाहिए। और फिर आती है रिवॉल्विंग डोर की समस्या। ये कितनी व्यापक है? बहुत ज्यादा। शोध बताता है कि लगभग 44% लॉबिस्ट पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं। इनकी संख्या पहले से चौगुनी हो गई है, और ये शीर्ष स्तर पर ज्यादा केंद्रित है। 56% उच्च सरकारी अधिकारी बाद में ठेकेदारों से जुड़ जाते हैं। ओह! कंपनियां भी सरकारी अधिकारियों को नौकरी पर रखती हैं। करीब 1/3 नई भर्तियां पूर्व सरकारी कर्मचारियों की होती हैं। ऑयल एंड गैस, तेल और गैस उद्योग इसका बड़ा उदाहरण है। रहमान इमानुएल का भी उदाहरण दिया गया है। हाँ, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद बहुत कम समय में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से 16.2 मिलियन कमाए। लॉबिंग फर्में पूर्व नौकरशाहों को ज्यादा पैसा देती हैं, $300 प्लस औसतन। पूर्व कांग्रेस सदस्यों की कमाई में तो औसतन 1452%, 1452% की वृद्धि देखी गई है। 1452%, ये तो अविश्वसनीय लगता है। क्या इसे रोकने के लिए कुछ नियम नहीं है? नियम है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए 2009 और 2017 में, जो कुछ समय के लिए पूर्व अधिकारियों को लॉबिंग करने से रोकते हैं, लेकिन इनके उल्लंघन होते हैं और ट्रैकिंग भी ठीक से नहीं होती। तो ये तो हुआ प्रभाव और भ्रष्टाचार का पहलू, लेकिन क्या कॉम्पिटेंस, योग्यता का भी संकट है? अ क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस? हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है। अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे पेंटागन ने कैसे सस्ते पुर्जे खरीदे, लेकिन बुरे उदाहरण ज्यादा चिंताजनक हैं। जैसे एडवर्ड स्नोडन वाला मामला, उसे थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ, ये मामला निजीकरण की कई परतों की विफलता दिखाता है। देखिए, अमेरिका में सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के लिए बैकग्राउंड चेक्स का काम 1996 से काफी हद तक प्राइवेटाइज कर दिया गया था, करीब 75% काम। अच्छा, ये जांच प्राइवेट कंपनियां करती थी? हाँ, सबसे बड़ी कंपनी थी USIS, यूएस इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, जो खुद सरकारी एजेंसी OPM से ही निकली थी, स्पिन ऑफ। ये अकेली कंपनी 45% जांच करती थी और अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी। इनका भुगतान प्रदर्शन पर आधारित था। तो गड़बड़ कहाँ हुई? 2011 में एक विसल ब्लोअर ने खुलासा किया कि USIS जांच पूरी किए बिना ही केस बंद कर रही थी, मतलब धोखाधड़ी कर रही थी। एडवर्ड स्नोडन की पृष्ठभूमि जांच भी इसी कंपनी ने की थी, और वो जांच भी अधूरी थी या ठीक से नहीं हुई थी। और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? OPM और कांग्रेस ने बाद में माना कि करीब 665,000 जांचें दोषपूर्ण थे। USIS पर मुकदमा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुए। ये दिखाता है कि कैसे निजीकरण के हर स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर निगरानी तक विफलता हुई। ये तो बहुत गंभीर है। क्या ये अकेली घटना थी या ये एक परवेसिव प्रॉब्लम, व्यापक समस्या है? स्रोत कहता है कि ये एक व्यापक समस्या है। GAO की हाई रिस्क लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लगातार बना हुआ है। मुख्य कारण है जटिलता। और क्या मुख्य दोष बताए गए हैं इस सिस्टम में? कई सारे। पहला, टाइम इज मनी। सरकारी खरीद प्रक्रिया बहुत धीमी है, महीनों लग जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में हफ्ते लगते हैं। दूसरा, काउंटर प्रोडक्टिव कॉन्ट्रैक्टिंग कल्चर, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो बस पैसा बहाते रहो, प्रदर्शन पर उतना ध्यान नहीं। तीसरा, डर्थ ऑफ ड्यू डिलिजेंस, उचित परिश्रम की कमी।
ठेकेदार चुनते समय उनके पिछले प्रदर्शन का ठीक से आकलन नहीं होता। 710 7 आउट ऑफ 10 मामलों में ऐसा पाया गया। इंडेफिनिट डिलीवरी, इंडेफिनिट क्वालिटी जैसे अनुबंध होते हैं जहां न डिलीवरी तय होती है न क्वालिटी। चौथा, बलूनिंग बिड प्रोटेस्ट्स, जब कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट हार जाती हैं तो वे विरोध दर्ज कराती हैं। इसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है, जबकि सफलता दर बहुत कम 13% है। पांचवा, एक्सपेंसिव चेंज ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसमें बार बार बदलाव किए जाते हैं जिससे लागत बहुत बढ़ जाती है। पेंटागन का उदाहरण है जहां 63% बदलाव हुए और $46 बिलियन बर्बाद हुए। और छठा, रूल्स दैट क्रिएट कॉस्ट्स, लागत पैदा करने वाले नियम। इतने सारे नियम और प्रक्रियाएं हैं कि उनसे ही लागत 12%, 12% या उससे ज्यादा बढ़ जाती है। डेटाबेस में भी 20-30%, 20-30% त्रुटियां पाई गईं। तो क्या कुछ सुधार के प्रयास हुए हैं? स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग या कैटेगरी मैनेजमेंट? हाँ, प्रयास हुए हैं। स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग से 25% तक बचत का दावा है, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम होता है। कैटेगरी मैनेजमेंट से भी कुछ अरब डॉलर की बचत हुई है, लेकिन ये समस्याएं बहुत गहरी हैं। एक और चिंताजनक क्षेत्र है इनसिक्योर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब सुरक्षा जैसे संवेदनशील काम भी ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हाँ, और ये बहुत चिंता की बात है। सीमा गश्ती, खुफिया जानकारी जुटाना, दूतावासों की सुरक्षा, इन सब कामों में ठेकेदार शामिल हैं। और यहाँ विफलताएं भी सामने आई हैं। जैसे दूतावासों की सुरक्षा स्क्रीनिंग में कमी पाई गई। बेंगाजी की घटना में भी सुरक्षा ठेकेदारों की भूमिका पर सवाल उठे। सीक्रेट सर्विस में क्लियरेंस के मुद्दे आए। 2016 में एक और NSA ठेकेदार पर गोपनीय जानकारी चुराने का आरोप लगा। स्नोडन के बाद कुछ सुधार हुए। हाँ, कुछ सुधार हुए हैं। NSA ने ठेकेदारों पर निर्भरता कम की, OPM में नई भर्तियां हुई और पृष्ठभूमि जांच के लिए एक नया ब्यूरो, नेशनल बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो बनाया गया। लेकिन सवाल बना रहता है कि क्या ये काफी है? कॉम्पिटेंस के संकट के बाद अब आते हैं अ क्राइसिस ऑफ करप्शन पर। ये कैसे होता है? इसके भी कई तरीके हैं। पहला, लो बॉलिंग एंड लाइंग, कम बोली लगाना और झूठ बोलना। कंपनियां जानबूझकर शुरुआत में बहुत कम बोली लगाती हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ये जानते हुए कि बाद में लागत बढ़ाई जा सकती है। औसतन 28%, 28% कम अनुमान लगाया जाता है। पेंटागन में 26%, 26%। कई बार इसमें एजेंसी के अधिकारी भी मिले होते हैं। दूसरा तरीका है स्टिफिंग द गवर्नमेंट, सरकार को धोखा देना। हाँ, मतलब सीधे सीधे कदाचार। शोध बताता है कि पिछले 20 सालों में ऐसे 2500 से ज्यादा मामले सामने आए जिनमें कंपनियों पर 92 बिलियन का जुर्माना लगा। इसमें श्रम कानूनों, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन आम है। स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन भी होता है, जिससे श्रमिकों की मौतें तक हुई हैं। वेज थेफ्ट, मजदूरी चोरी भी एक मुद्दा है। और फिर है स्टिफिंग द टैक्स पेयर, करदाता को धोखा देना। बिल्कुल, इसके 2 रूप बताए गए हैं। एक, ऑफशोर कॉन्ट्रैक्टर्स, अप तटीय ठेकेदार। ये वो कंपनियां हैं जो अपना मुख्यालय टैक्स हेवन देशों में रखती हैं ताकि अमेरिकी टैक्स से बच सके। इन्हें अरबों डॉलर के सरकारी ठेके मिलते हैं, जबकि देश को अरबों का राजस्व नुकसान होता है। ये एक तरह से अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी उठाती हैं। ये राज्य स्तर पर भी होता है। और दूसरा रूप, कंटेंडेडली करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, संतुष्ट भ्रष्ट ठेकेदार। ये वो ठेकेदार हैं जिन पर अरबों डॉलर का टैक्स पकाया है, फिर भी उन्हें नए सरकारी ठेके मिलते रहते हैं। 33,000 गैर रक्षा ठेकेदारों पर $3.3 बिलियन बकाया था। 27,000 रक्षा ठेकेदारों पर $3 बिलियन। यहां तक कि IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के अपने ठेकेदारों पर $5.4 मिलियन बकाया था। और तो और सुरक्षा क्लीयरेंस वाले 8400 कर्मचारी ठेकेदारों पर 85 मिलियन टैक्स पकाया था। ये तो अविश्वसनीय है। सरकार ऐसे ठेकेदारों को काम क्यों देती रहती है? वाई करप्शन कंटिन्यूज? भ्रष्टाचार क्यों जारी है? इसके कई कारण हैं। कांग्रेस ने IRS को ये जानकारी सार्वजनिक करने से रोका हुआ है। सिस्टम इतना जटिल है कि कई बार इन कंपनियों के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता। और आमतौर पर जागरूकता की कमी है। एजेंसियों को पता होता है पर वो या तो जांच नहीं करती या अनदेखा कर देती हैं। 99%, 99% बहिष्करण, एक्सक्लूजन्स तो छिपे ही रह जाते हैं। और बोली प्रक्रिया का क्या? बाय बाय बिडिंग, क्या प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है? काफी हद तक सोल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी बिना किसी प्रतिस्पर्धा के ठेका देना बहुत आम हो गया है। लगभग 1/3 डॉलर इन्हीं पर खर्च होता है। रक्षा विभाग में आधे से भी कम ठेके पूरी तरह प्रतिस्पर्धी होते हैं। ऐसा क्यों? नियमों में कई छूटें हैं जिनका फायदा उठाया जाता है। घोटाले भी होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को गलत कोड देना ताकि प्रतिस्पर्धा ना हो, विज्ञापन में ही पसंदीदा फर्म का नाम डाल देना, या बोली जमा करने के लिए बहुत कम समय देना। सिंगल बिड की समस्या भी है, जहां सिर्फ एक ही कंपनी बोली लगाती है
और सब कॉन्ट्रैक्टर्स तो अक्सर बिना बोली के ही चुन लिए जाते हैं। 70% काम उप ठेके पर जाता है। कुल मिलाकर बोली लगाने वाली कंपनियों की संख्या घट रही है। और मुनाफे का क्या? पॉकी प्रॉफिट्स? हाँ, खासकर रक्षा ठेकेदारों के मुनाफे बहुत ज्यादा बताए गए हैं। इसका संबंध खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी जुड़ा गया है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ठेकेदारों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करता है, उसका भी उल्लंघन होता है और कम मजदूरी दी जाती है। हाल ही में calc.gov जैसा पोर्टल शुरू किया गया है ताकि मजदूरी दरों में पारदर्शिता आए। तो इन सब बातों को सुनकर सवाल उठता है, इज बिजनेस बेटर? क्या व्यवसाय बेहतर है? क्या निजी क्षेत्र वाकई सरकार से बेहतर काम करता है? स्रोत का जवाब है नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। एक अध्ययन में 35 संघीय वर्गीकरणों को देखा गया और पाया गया कि 33 में संघीय कर्मचारी ही ठेकेदारों से सस्ते पड़ते हैं। अच्छा। यहां तक कि 84% संघीय प्रबंधक मानते हैं कि ठेकेदार कार्यबल को कम किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ओबामा ने भी इसे टूटी हुई व्यवस्था कहा था। लेकिन क्या कुछ सुधार नहीं हुए? सक्सेस, द रिफॉर्म्स ऑफ 2009 एंड बियॉन्ड? हाँ, ओबामा प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनका लक्ष्य $40 बिलियन सालाना बचाने का था। कुछ कानून भी पास हुए, जैसे वेपन सिस्टम एक्विजिशन रिफॉर्म एक्ट, हथियार प्रणाली अधिग्रहण सुधार अधिनियम और फ्रॉड इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी एक्ट, धोखाधड़ी प्रवर्तन और वसूली अधिनियम। प्रशासनिक स्तर पर क्या हुआ? ज्यादा अनुबंध अधिकारी भर्ती किए गए, उनका कार्यभार कम किया गया, निगरानी बढ़ाई गई। और नतीजे क्या रहे? स्रोत बताता है कि लागत में 165 बिलियन या 27% की कमी आई है। ठेकेदारों की संख्या 40% कम हुई, भ्रष्ट ठेकेदारों के निलंबन बहिष्करण में वृद्धि हुई, बोली विरोध की सफलता दर भी कम हुई। तो ये तो सकारात्मक खबर है। ठेकेदारों की क्या प्रतिक्रिया थी? जाहिर है वे खुश नहीं थे। उन्होंने व्हाइट हाउस को पत्र लिखकर विरोध जताया था। एक और दिलचस्प बात कही गई है, आउटसोर्सिंग्स अनअबैश्ड आउटकम। वेल्दियर वॉशिंगटोनियंस, आउटसोर्सिंग का बेशर्म परिणाम, धनी वॉशिंगटन वासी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पूरे सरकारी अनुबंध के खेल का एक नतीजा ये हुआ है कि वॉशिंगटन डीसी और उसके आसपास का इलाका बहुत अमीर हो गया है। वो कैसे? 2 कारण बताए गए हैं। पहला, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर इसी क्षेत्र में केंद्रित हैं। पिछले कुछ दशकों में यहां सरकारी अनुबंध से आने वाला पैसा 7 गुना बढ़ा है। ये इस क्षेत्र की कुल आय जीआरपी का 1/3 हिस्सा है और देश के कुल अनुबंध डॉलर का 15% यहीं आता है। और दूसरा कारण? लॉबिस्ट का खर्च। जैसा हमने पहले बात की, ये खरबों डॉलर का उद्योग है और इसका ज्यादातर पैसा भी वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र में ही केंद्रित है। तो सरकारी ठेकों और लॉबिंग दोनों ने मिलकर इस इलाके को बहुत अमीर बना दिया। ये तो हुई फेडरल स्तर की कहानी। अब राज्यों की तरफ चलते हैं। प्राइवेटाइजिंग इन द स्टेट्स, राज्यों में निजीकरण, क्या वहां भी यही हाल है? नहीं, राज्यों में तस्वीर थोड़ी अलग है। स्रोत कहता है द स्टेट्स रेजिस्टेंट, मतलब राज्य सरकारें संघीय या स्थानीय सरकारों की तुलना में निजीकरण को लेकर ज्यादा सतर्क या प्रतिरोधी रही हैं। ऐसा क्यों? खर्च तो बढ़ा है। कुल खर्च का हिस्सा 15 से बढ़कर 30% हो गया है, लेकिन ज्यादातर 65% राज्य प्रशासक कहते हैं कि निजीकरण या तो स्थिर है या कम हो रहा है। इसके पीछे मुख्य बाधाएं हैं शक्तिशाली पब्लिक एम्प्लॉय यूनियन, सरकारी कर्मचारी यूनियनें और इलेक्टेड ऑफिशियल्स, निर्वाचित अधिकारियों का विरोध। क्या राज्य सरकारें संपत्ति भी बेचती हैं? सेलिंग स्मॉल? कम बिक्री। संपत्ति की बिक्री दुर्लभ है, सिर्फ 14% अधिकारी ऐसा करते हैं 9 राज्यों में। सेवाओं का निजीकरण भी उतना ज्यादा नहीं है जितना शायद उम्मीद की जाए। लगभग 5% सेवाएं पूरी तरह निजी हाथों में है और 1/3 राज्यों में तो कोई सेवानुबंध है ही नहीं। यहाँ शायद विशेष हितों का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है जितना संघीय स्तर पर। तो राज्यों में निजीकरण के मोटिव्स, मनी एंड मैनेजमेंट, उद्देश्य, धन और प्रबंधन कैसे हैं? उद्देश्य अक्सर लागत बचत बताया जाता है, लेकिन वास्तविक बचत बहुत कम, 1% या उससे भी कम पाई गई है। प्रबंधन, मैनेजमेंट भी संघीय स्तर की तरह ही कमजोर है। बहुत कम राज्यों ने मॉडल कोड अपनाए हैं। 41 राज्य तो गैर प्रतिस्पर्धी बोली की अनुमति देते हैं। नेवाडा, मिसिसिपी, न्यू मैक्सिको जैसे राज्यों के उदाहरण दिए गए हैं जहां सामाजिक मेलजोल और संबंधों का ठेके देने में प्रभाव देखा गया है। और राज्यों में रिवॉल्विंग डोर का क्या हाल है? द स्टेट्स स्लोअर रिवॉल्विंग डोर्स? राज्यों के धीमे रिवॉल्विंग डोर, ये समस्या राज्यों में भी मौजूद है, लेकिन संघीय स्तर की तुलना में थोड़ी कम है या कहें धीमी है। मिशिगन का उदाहरण है जहां 24% अधिकारी बाद में लॉबिस्ट बने।
इंश्योरेंस कमिश्नर्स में ये दर 50% तक पाई गई। क्या इसे रोकने के नियम हैं? हाँ, 35 राज्यों में कुछ न कुछ प्रतिबंध है और 34 राज्यों में कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान है, यानी नौकरी छोड़ने के बाद कुछ समय तक वे लॉबिंग नहीं कर सकते। तो संघीय स्तर से थोड़ी बेहतर स्थिति है। ठीक है, अब आते हैं सबसे निचले स्तर पर, लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकारें। प्राइवेटाइजिंग बाय लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारों द्वारा निजीकरण, यहाँ क्या होता है? स्थानीय स्तर पर निजीकरण काफी आम है और इसके कई रूप हैं। एक है सेलिंग एसेट्स, बाइंग गुड्स एंड प्राइवेटाइजिंग फैसिलिटीज, संपत्ति बेचना, सामान खरीदना और सुविधाओं का निजीकरण। सुविधाओं का निजीकरण, ये कैसे होता है? ये स्थानीय स्तर पर ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें ठेकेदार सरकारी सुविधा का निर्माण करते हैं या खरीदते हैं और फिर उसे चलाते भी हैं। परिवहन क्षेत्र में ये आम है, जैसे सड़कें, पुल, एयरपोर्ट। इसके क्या कारण है? मुख्य कारण है पूंजी की बचत। स्थानीय सरकारों के पास अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं होता। दूसरा, उनके पास ऐसी जटिल सुविधाओं को चलाने का अनुभव भी नहीं होता। और सेवाओं का निजीकरण, प्राइवेटाइजिंग लोकल सर्विसेज, स्थानीय सेवाओं का निजीकरण, ये स्थानीय स्तर पर निजीकरण का सबसे प्रमुख रूप है और उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। कितना आम है ये? काफी आम, लेकिन शायद उतना नहीं जितना सोचा जाता है। लगभग 45% सेवाएं अभी भी सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉइज ही देते हैं। 16% से कम सेवाएं पूरी तरह निजी फर्मों को दी गई हैं। इसमें व्हीकल टोइंग सबसे आम है और करीब 16% सेवाएं मिली-जुली व्यवस्था, जॉइंट पब्लिक प्राइवेट के तहत दी जाती हैं। लेकिन क्या सभी स्थानीय सरकारें कुछ ना कुछ आउटसोर्स करती हैं? हाँ, लगभग सभी। 99% स्थानीय सरकारें कम से कम एक सेवा तो आउटसोर्स करती ही हैं। क्या इसके कुछ चरम उदाहरण भी हैं? आउटसोर्सिंग इन एक्सट्रीमिस। हाँ, कुछ शहर ऐसे हैं जिन्होंने लगभग अपना सारा काम ही आउटसोर्स कर दिया है। सैंडी स्प्रिंग्स, जॉर्जिया इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। वहां सिटी हॉल में बहुत कम स्थायी कर्मचारी हैं, बाकी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। सेंटेनियल कोलोराडो, वेस्टर्न फ्लोरिडा, मेवुड कैलिफोर्निया जैसे और भी उदाहरण हैं। मिशिगन में हाईलैंड पार्क स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने तो अपना पूरा मैनेजमेंट एक निजी कंपनी को सौंप दिया था। बाप रे, ऐसा क्यों करती हैं स्थानीय सरकारें? Why local governments privatize services? सबसे आम कारण है फिस्कल स्ट्रेस। जब पैसा कम होता है तो आउटसोर्सिंग एक आकर्षक विकल्प लगता है। पहले एफिशिएंसी भी एक बड़ा कारण माना जाता था, लेकिन अब ये कम आम है। और क्या कारण है? कुछ नौकरशाही कारण भी हैं, जैसे जटिल नियमों से बचना। राजनीति भी एक भूमिका निभाती है। अपने निर्वाचन क्षेत्रों या समर्थक कंपनियों को पुरस्कृत करने के लिए ठेके दिए जा सकते हैं। वाशिंगटन डीसी का उदाहरण दिया गया है। पार्टी का भी प्रभाव पड़ता है। रिपब्लिकन पार्टी द्वारा शासित शहर ज्यादा आउटसोर्सिंग करते पाए गए हैं। सामाजिक सेवाओं के निजीकरण पर वैचारिक लड़ाई भी चलती है। और हाँ, लोकेशन एंड सर्कमस्टांसेस भी मायने रखती हैं। उपनगरीय सरकारें ग्रामीण या शहरी सरकारों से ज्यादा आउटसोर्स करती हैं। तो फिर वे निजीकरण क्यों नहीं करती? Why local governments do not privatize services? स्थानीय सरकारें सेवाएं क्यों निजीकृत नहीं करती हैं? क्या बाधाएं हैं? स्रोत कहता है कि अक्सर ज्यादा बाधाएं नहीं होती 60% मामलों में, लेकिन जहां बाधाएं होती हैं उनमें मुख्य हैं पब्लिक ऑपोजिशन 35%, एम्प्लॉय ऑपोजिशन 43%, हालांकि नौकरी जाने का डर उतना वास्तविक नहीं होता जितना लगता है, लीगल बैरियर्स 37% और पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन 43%। अच्छा, और जब वे निजीकरण कर लेती हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसा होता है? मैनेजिंग प्राइवेटाइज्ड लोकल सर्विसेज। निजीकृत स्थानीय सेवाओं का प्रबंधन आमतौर पर इसे प्रभावी माना जाता है स्कूल जिलों को छोड़कर। कंपेटिटिव बिडिंग काफी आम है, 37 राज्यों में अनिवार्य है। हालांकि 18% 18% मामलों में बिना बोली के ही ठेकेदार चुन लिया जाता है। प्रतिस्पर्धा कितनी होती है? बहुत ज्यादा नहीं, औसतन केवल 2 बोलियां प्रति सेवा आती हैं। प्रदर्शन का आकलन कैसे होता है? ये एक कमजोर कड़ी है। केवल 38% 38% मामलों में प्रदर्शन का औपचारिक मूल्यांकन होता है और ये दर घट रही है। ज्यादातर सरकारें सिटीजन कंप्लेंट्स पर निर्भर रहती हैं। फिर भी संतुष्टि का स्तर ऊंचा बताया गया है। हाँ, 82% 82% स्थानीय अधिकारी निजीकृत सेवाओं से संतुष्ट हैं। हालांकि लगभग 20% सेवाएं वापस सरकार के पास आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग बैक इन। और स्थानीय स्तर पर रिवॉल्विंग डोर का क्या? द फर्मली शट रिवॉल्विंग डोर। स्रोत कहता है कि सामान्य उद्देश्य स्थानीय सरकारों में ये समस्या लगभग ना के बराबर है। ये संघीय और राज्य स्तरों से काफी अलग स्थिति है। ये तो दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर अगर हम तुलना करें,
Which sector delivers public services best? कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक सेवाएं सर्वश्रेष्ठ प्रदान करता है? सरकार, निजी क्षेत्र या गैर लाभकारी? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रभावशीलता, दक्षता के मामले में स्रोत कहता है कि नतीजे मिले जुले हैं, मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है। कभी सरकार बेहतर करती है, कभी निजी क्षेत्र, कभी नॉन प्रॉफिट। साझेदारियां काम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक प्रबंधन की जरूरत होती है। और इक्विटी के बारे में, क्या निजीकरण से सेवाओं का समान वितरण प्रभावित होता है? स्रोत इस खंड में इक्विटी पर सीधे तौर पर तुलना नहीं करता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर निजीकरण की बहसों में उठता है। अक्सर चिंता जताई जाती है कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए कम लाभदायक क्षेत्रों या ग्राहकों को नजरअंदाज कर सकती हैं। ठीक है, तो इतने सारे अनुभवों के बाद प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सार्वजनिक सेवा वितरण का निजीकरण से क्या लेसन्स लर्न्ड? सीखे गए सबक। स्रोत 8 मुख्य सबक बताता है। पहला, सावधानी से चुनें कि क्या निजीकृत करना है। हर सेवा इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। दूसरा, धीरे धीरे करें, एकदम से बड़े पैमाने पर ना करें। छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करें। तीसरा, सटीक लागत प्रणाली विकसित करें ताकि पता चले कि वास्तव में बचत हो रही है या नहीं। चौथा, अधिकतम प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करें। जितने ज्यादा बोली लगाने वाले होंगे उतना अच्छा। पांचवा, सुपरिभाषित अनुबंध बनाएं जिसमें प्रदर्शन के मानक स्पष्ट हों। छठा, कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपाय करें, जैसे उन्हें निजी फर्म में नौकरी दिलवाना या कहीं और समायोजित करना। सातवां, अनुबंध प्रबंधन और जवाबदेही पर पूरा ध्यान दें, सिर्फ ठेका देकर भूल ना जाएं। और आठवां, सबसे कमजोर कड़ियों पर ध्यान दें, यानी निगरानी और मूल्यांकन। ये बहुत महत्वपूर्ण सबक है। अब तक हमने बात की कि सरकार काम बाहर देती है, लेकिन सरकार खुद भी तो व्यवसाय करती है। द बिजनेसेस ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकारों के व्यवसाय। हाँ बिल्कुल, सरकारें सिर्फ रेगुलेट या सेवाएं प्रदान नहीं करती, वे क्वाजी पब्लिक एंटरप्राइजेस, अर्ध सार्वजनिक उद्यम भी बनाती और चलाती हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, इनका एक सार्वजनिक उद्देश्य होता है, लेकिन ये काफी हद तक व्यावसायिक सिद्धांतों पर चलती हैं और इन्हें कुछ हद तक सरकारी नियंत्रण से स्वायत्तता मिलती है। अमेरिका में ये कितने बड़े हैं? यूरोप की तुलना में अमेरिका में इनका पैमाना कम है, जीडीपी का लगभग 1%। 1%? फेडरल स्तर पर कौन से उदाहरण हैं? एंटरप्राइजिंग वॉशिंगटन। दौरान इनकी संख्या बढ़ी। आज के समय में आज इन्हें फेडरल फ्रिंजेस कहा जाता है, मतलब ये कोर सरकारी एजेंसी से थोड़े अलग हैं। 115 से ज्यादा ऐसी इकाइयां हैं। इनके कई प्रकार हैं, जैसे एक हैं सर्विसेज फॉर फेडरल वर्कर्स, संघीय कर्मियों के लिए सेवाएं, जैसे सेना की कैंटीन वगैरह, NAFIs नॉन अप्रोप्रिएटेड फंड इंस्ट्रूमेंटैलिटीज। दूसरे हैं रिसर्च सेंटर्स, जिन्हें FFRDCs कहते हैं, फेडरली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, जो विश्वविद्यालयों या निजी फर्मों द्वारा चलाए जाते हैं लेकिन सरकार के लिए काम करते हैं। और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस। ये एक महत्वपूर्ण प्रकार है, लगभग 23 हैं, जैसे TVA, टेलीसी वैली अथॉरिटी, FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एमट्रैक। ये सीधे सरकारी विभाग नहीं होते, लेकिन सरकारी स्वामित्व में होते हैं और विशिष्ट कार्य करते हैं। और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेज, GSEs, सरकारी प्रायोजित उद्यम, ये क्या है? फैनी में और फ्रेडी मैक का नाम सुना है? हाँ, ये बहुत चर्चा में रहे हैं। GSEs निजी स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं, लेकिन इन्हें कांग्रेस द्वारा चार्टर दिया जाता है एक सार्वजनिक मिशन पूरा करने के लिए। सरकार इन्हें कुछ लाभ देती है और बाजार में ये धारणा होती है कि अगर ये डूबेंगी तो सरकार इन्हें बचा लेगी। इम्प्लिसिट गारंटी। फैनी में और फ्रेडी मैक क्या करती हैं? ये होम मॉर्गेज मार्केट में तरलता बनाए रखने का काम करती हैं। ये बैंकों से मॉर्गेज खरीदती हैं। 2008 के वित्तीय संकट में ये लगभग डूब गई थी और सरकार को इन्हें बेल आउट करना पड़ा, जिसमें खरबों डॉलर लगे। इससे इनकी प्रकृति और सरकारी गारंटी पर बहुत सवाल उठे। अब स्टेट एंड लोकल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। यहाँ पब्लिक अथॉरिटी का जिक्र है, ये क्या होता है? पब्लिक अथॉरिटी राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा बनाया गया एक निगम या इकाई होती है जो एक विशिष्ट सार्वजनिक कार्य करती है, जैसे एयरपोर्ट चलाना, पुल बनाना, पानी सप्लाई करना। इन्हें अक्सर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कंफ्यूज किया जाता है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से कैसे अलग है ये? डिज्नी वर्ल्ड का उदाहरण दिया है। हाँ, डिज्नी वर्ल्ड वाला रीडी क्रीक इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है जो एक विशेष क्षेत्र में सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। पब्लिक अथॉरिटीज आमतौर पर एक विशिष्ट फंक्शन,
जैसे परिवहन या आवास पर केंद्रित होती हैं और ज्यादा व्यावसायिक तरीके से काम करती हैं। अक्सर फीस या टोल से अपना खर्च निकालती हैं। इनकी शुरुआत कब हुई? ओरिजिन्स? 18वीं सदी में भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इनका असली विकास राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील के समय हुआ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नई संस्थाओं की जरूरत पड़ी। पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी इसका क्लासिक उदाहरण है। इनकी संख्या कितनी है? स्लिपरी स्लू? अस्पष्ट संख्या। इनकी सही गिनती करना मुश्किल है। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स तो 51,000 से ज्यादा हैं। पब्लिक अथॉरिटीज का अनुमान 10,000 से 12,000 के बीच लगाया जाता है। ये करते क्या हैं? What they do? बहुत तरह के काम करते हैं। लगभग 45% 45% आवास हाउसिंग से जुड़े हैं, 18% 18% पर्यावरण एनवायरनमेंट से, 14% 14% आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, 7% 7% सुविधाएं जैसे स्टेडियम वगैरह से। इनका दायरा बहुत व्यापक है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, पानी, सीवर, सड़कें, पुल, सुरंगें, अस्पताल, विश्वविद्यालय, सब कुछ। इन्हें बनाया और चलाया कैसे जाता है? क्रिएटिंग, गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग पब्लिक अथॉरिटीज। सार्वजनिक प्राधिकरण बनाना, शासित करना और प्रशासित करना। इन्हें बनाने का माहौल काफी हद तक अनकंस्ट्रेंड है, असीमित है। राज्य सरकारों के पास इन्हें बनाने की काफी छूट होती है। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया के मॉडल अलग अलग हैं। इनका शासन कैसे होता है? आमतौर पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर या मेयर करते हैं। लेकिन अक्सर इन पदों में लोगों की दिलचस्पी कम होती है और इन पर राजनीतिक या सार्वजनिक निगरानी भी बहुत कम होती है। और प्रशासन? इनके एग्जीक्यूटिव्स को काफी स्वायत्तता मिली होती है। स्रोत में लॉस एंजल्स काउंटी फेयर एसोसिएशन का उदाहरण दिया गया है, जहां एग्जीक्यूटिव्स ने अपने लिए भारी वेतन और भत्ते रखे हुए थे। तो इन्हें जो ये रिलेटिवली अनकंस्ट्रेंट पावर मिलती है, क्या इसका अच्छा उपयोग हुआ है? हैव दे यूज्ड इट वेल? सवाल तो बनता है। फेडरल फेलियर्स की बात करें तो संघीय निगम अक्सर आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, सरकारी अनुदान पर निर्भर रहते हैं। हालांकि यहाँ भ्रष्टाचार के मामले कम हैं। और जमीनी स्तर पर ग्रास रूट्स फॉल्टरिंग? राज्य और स्थानीय स्तर की प्राधिकरणों ने कई बड़ी विरासतें छोड़ी हैं, जैसे बड़े पुल और सुरंगें। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या सामान्य सरकारी विभाग ये काम ज्यादा सस्ते या बेहतर तरीके से नहीं कर सकते थे? इन प्राधिकरणों की लागत अक्सर ज्यादा होती है और यहाँ भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, अब सरकार और निजी क्षेत्र के बाद तीसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी पर आते हैं, द इंडिपेंडेंट सेक्टर, स्वतंत्र क्षेत्र, यानी नॉन प्रॉफिट्स, गैर लाभकारी संगठन। ये कितना बड़ा और प्रभावशाली है? ये बहुत बिग, ग्रोइंग एंड इन्फ्लुएंशियल है। बड़ा, बढ़ता हुआ और प्रभावशाली है। इसे थर्ड सेक्टर भी कहते हैं। अमेरिका में ये जीडीपी का लगभग 5.5% हिस्सा है और लगभग 10.3% कार्यबल को रोजगार देता है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रकार क्या है? सर्विंग देमसेल्व्स और सर्विंग अदर्स, स्वयं की सेवा या दूसरों की सेवा? मोटे तौर पर दो प्रकार हैं। मेंबर सर्विंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो अपने सदस्यों के हितों के लिए काम करते हैं, जैसे बिजनेस एसोसिएशंस या सोशल क्लब। और दूसरे हैं पब्लिक सर्विंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो व्यापक समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, जैसे चैरिटी, फाउंडेशन, सामाजिक सेवा एजेंसियां। हमारा फोकस इन पब्लिक सर्विंग संगठनों पर है। ये करते क्या अच्छा है? द गुड दैट द थर्ड सेक्टर डज। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सेवाएं देना, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इनका योगदान है। लोगों का इन पर भरोसा भी ज्यादा होता है। फीथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जिन समुदायों में ये संगठन सक्रिय होते हैं, वहां बेरोजगारी कम होती है और सामाजिक पूंजी ज्यादा होती है। इन्हें अ रिमार्केबली रिस्पेक्टेड सेक्टर भी कहा गया है। हाँ, आमतौर पर जनता और सरकार दोनों ही इनका सम्मान करते हैं और इनके काम को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फिर सरकार और इस इंडिपेंडेंट सेक्टर, स्वतंत्र क्षेत्र के बीच क्या संबंध है? गवर्नमेंट्स एंड द इंडिपेंडेंट सेक्टर। ये संबंध बहुत गहरा और जटिल है। सरकारें इन संगठनों को रेगुलेट करती हैं, खासकर उनके टैक्स छूट वाले दर्जे को लेकर। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार की वित्तीय भूमिका। मतलब सरकार इन्हें पैसा देती है? हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत बताता है कि लगभग 56,000 नॉन प्रॉफिट्स एनपीओज को सरकार से करीब 350,000 ग्रांट्स, अनुदान और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। ये पैसा किसे मिलता है ज्यादातर? सबसे ज्यादा पैसा ह्यूमन सर्विस एनपीओज को मिलता है।
ये कुल एनपीओस का लगभग 50% है, लेकिन इन्हें सरकारी धन का लगभग 70% मिलता है। और इन मानव सेवा एनपीओस के बजट का लगभग 4/5 हिस्सा सरकारी पैसे से आता है। सामाजिक सेवाएं एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार और एनपीओस की साझेदारी सबसे ज्यादा है। इस पब्लिक मनी के क्या यूनिक बेनिफिट्स होते हैं एनपीओस के लिए? सरकारी पैसा मिलने से एनपीओस की विश्वसनीयता बढ़ती है, जिससे उन्हें और ज्यादा निजी दान आकर्षित करने में मदद मिलती है। ये उनकी संगठनात्मक संरचना को भी प्रभावित करता है, उन्हें ज्यादा पेशेवर बनाता है। और ग्रांट्स, अनुदान, कॉन्ट्रैक्ट्स की तुलना में ज्यादा लचीलापन देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है? संघीय सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है। वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट फंडिंग और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सपोर्ट दोनों तरह से भारी वित्त पोषण करती है। अप्रत्यक्ष सहायता कैसे? टैक्स एग्जेम्पशंस के जरिए एनपीओस को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, जिससे सरकार को सालाना $50 बिलियन के राजस्व का नुकसान होता है। साथ ही जो लोग इन एनपीओस को दान देते हैं, उन्हें टैक्स में कटौती मिलती है। हालांकि इस फंडिंग का सटीक डेटा मिलना मुश्किल है। इसे मनी मिस्ट्रीज कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है? 70% से ज्यादा राज्य एजेंसियां एनपीओस के साथ अनुबंध करती हैं, खासकर वो पैसा जो उन्हें संघीय सरकार से मिलता है, फेडरल पास थ्रू फंड्स। राज्य सरकारें भी अपनी टैक्स पॉलिसीज के जरिए एनपीओस को छूट देती हैं, जिससे उन्हें 23 से $38 बिलियन सालाना राजस्व का नुकसान होता है। इस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। और लोकल गवर्नमेंट? स्थानीय स्तर पर सरकार और एनपीओस के बीच नजदीकी और बढ़ रही है। लगभग 10% स्थानीय सेवाएं एनपीओस द्वारा दी जाती हैं और नागरिक इनसे निजी फर्मों की तुलना में ज्यादा संतुष्ट पाए गए हैं। क्या ये संबंध हमेशा औपचारिक होता है? नहीं, अक्सर अनौपचारिक व्यवस्थाएं भी होती हैं। 52% मामलों में बिना किसी लिखित अनुबंध के काम होता है और लगभग 1/4 मामलों में पैसा भी अनौपचारिक रूप से दिया जाता है। सहयोग के कुछ उदाहरण? स्कूल फाउंडेशन, जो स्कूलों के लिए पैसा जुटाते हैं, या फ्रेंड्स ऑफ द पार्क जैसे समूह जो पार्कों के रखरखाव में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे उठते हैं, खासकर जब सार्वजनिक धन शामिल हो। स्रोत में इंडिपेंडेंट गवर्नेंस का एक केस स्टडी भी है, नेबरहुड्स रेनेसांस, पड़ोस का पुनर्जागरण। ये कम्युनिटी एसोसिएशंस या HOS के बारे में है। हाँ, ये निजी तौर पर बनाए गए संगठन होते हैं जो किसी विशेष पड़ोस या समुदाय के लिए कुछ नियम बनाते हैं और सामान्य सुविधाओं का रखरखाव करते हैं। इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इनका शासन कैसे होता है और स्थानीय सरकार से इनका क्या संबंध है? इनका शासन निवासियों द्वारा चुने गए बोर्ड द्वारा होता है। ये एक तरह से निजी सरकार की तरह काम करते हैं, लेकिन इन्हें स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन करना होता है। निवासियों की संतुष्टि का स्तर मिला जुला रहता है। ये भी इंटर सेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक दिलचस्प उदाहरण है, जहां निजी संगठन अर्ध सरकारी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी खंड पर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वयन। इसमें वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक और वाउचर्स की बात है। पहले वॉलंटियर्स। सरकार के लिए स्वयंसेवा। अमेरिका में लगभग 1/4 वयस्क स्वयंसेवा करते हैं, लेकिन सरकार इनका उपयोग सीमित रूप से ही करती है। संघीय स्तर पर तो काफी प्रतिबंध है। राज्य स्तर पर कम उपयोग होता है और स्थानीय स्तर पर मध्यम उपयोग होता है, लेकिन वो भी घट रहा है। स्वयंसेवक तो मुफ्त होते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें मैनेज करने, ट्रेनिंग देने में खर्च आता है, और जब सरकारी बजट में कटौती होती है तो स्वयंसेवा कार्यक्रम भी प्रभावित होते हैं। नॉन प्रॉफिट्स यानी गैर लाभकारी संस्थाएं स्वयंसेवकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं और उनके काम का आर्थिक मूल्य $23.56 प्रति घंटा काफी ज्यादा आंका गया है। और वाउचर्स, वाउचिंग फॉर सिटीजन सर्विस, नागरिक सेवा के लिए वाउचर, ये क्या है? वाउचर एक तरह का सरकारी सब्सिडी है जो व्यक्ति को सीधे दी जाती है ताकि वो किसी विशेष सेवा जैसे शिक्षा या आवास को अपनी पसंद के प्रदाता प्रोवाइडर से खरीद सके। संघीय स्तर पर कौन से बड़े वाउचर प्रोग्राम हैं? वॉशिंगटन्स वॉल्यूमिनस वाउचर्स सबसे बड़ा है स्नैप, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसे पहले फूड स्टैम्प्स कहते थे। मेडिकेयर भी कुछ हद तक वाउचर जैसा है। इनके अलावा वर्कफोर्स इन्वेस्टमेंट एक्ट के तहत ट्रेनिंग वाउचर, चाइल्ड केयर वाउचर और हाउसिंग चॉइस वाउचर्स या सेक्शन 8 आवास विकल्प वाउचर प्रमुख हैं। एजुकेशन वाउचर्स के बारे में क्या? ये तो काफी विवादास्पद रहे हैं। हाँ, इनका उपयोग स्कूलों में प्रतिस्पर्धा लाने और छात्रों को बेहतर विकल्प देने के लिए किया जाता है, लेकिन स्रोत कहता है कि इनका प्रभाव सीमित रहा है और ये शैक्षिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं हुए हैं।
आखिर में स्रोत में बहुत सारे नोट्स और साइटेशंस दिए गए हैं। जी हाँ, स्रोत काफी अकादमिक है और इसमें हर दावे या आंकड़े के लिए विस्तृत नोट्स दिए गए हैं, जैसे नोट 7, 19, 44 आदि। जो लोग और गहराई में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी विस्तृत चर्चा इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन, अंतर क्षेत्रीय प्रशासन पर। अब अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना चाहें तो क्या कहेंगे? की टेकअवेज। मुख्य बातें। जी बिल्कुल। पहली बात, इंटरसेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन, अंतर क्षेत्रीय प्रशासन, सरकार, निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों के बीच एक बहुत ही जटिल लेकिन महत्वपूर्ण सहयोग और निर्भरता का ताना बाना है। ये आज के शासन की सच्चाई है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग सरकार के हर स्तर पर होते हैं, लेकिन इनके फायदे नुकसान बहस का विषय हैं। इनकी सफलता काफी हद तक संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और प्रबंधन, मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। तीसरा, फेडरल कॉन्ट्रैक्टिंग एक बहुत बड़ा और जटिल तंत्र है जो कॉम्पिटेंस, योग्यता और करप्शन, भ्रष्टाचार की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। हाल के सुधारों से कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन समस्याएं गहरी हैं। स्टेट प्राइवेटाइजेशन, राज्य निजीकरण, तुलनात्मक रूप से संयमित है, जबकि लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकारें ज्यादा सक्रिय आउटसोर्सेज हैं। वे अक्सर इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित करती दिखती हैं और वहां रिवॉल्विंग डोर जैसी समस्याएं भी कम हैं। पांचवा, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जैसे पब्लिक अथॉरिटीज और जीएसईज सेवा वितरण और आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनके प्रदर्शन, पारदर्शिता और निरीक्षण पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। छठा, इंडिपेंडेंट सेक्टर यानी नॉन प्रॉफिट्स एक विशाल और बढ़ता हुआ भागीदार है। सरकार इन पर, खासकर सामाजिक सेवाओं के लिए, बहुत ज्यादा निर्भर है और इन्हें भारी फंडिंग भी देती है। ये बहुत लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन इनमें भी जवाबदेही और पारदर्शिता की चुनौतियां हैं। और सातवां, वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक और वाउचर्स के जरिए व्यक्तियों द्वारा कार्यान्वयन भी होता है, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं और ये कुछ खास संदर्भों में ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। बहुत अच्छे से आपने सारी मुख्य बातें समेट दी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि गवर्नेंस सिर्फ सरकारी इमारतों के अंदर का मामला नहीं है। जी बिल्कुल। ये सरकार, बाजार और नागरिक समाज के बीच एक निरंतर चलने वाला संवाद, सहयोग और कभी-कभी संघर्ष भी है। इन प्रशासनिक जटिलताओं को, इन इंटरसेक्चुअल रिश्तों को समझना आपको न सिर्फ परीक्षा में मदद करेगा, बल्कि वास्तविक दुनिया में शासन कैसे काम करता है, इसकी एक गहरी और ज्यादा यथार्थवादी समझ देगा। सही कहा। ये ज्ञान आपको एक ज्यादा सूचित नागरिक और भविष्य में एक बेहतर प्रशासक बनने में मदद करेगा। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा को और गहराई से समझने के लिए इसे दोबारा जरूर सुनें। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, अगर आपको लगा कि इससे आपकी समझ बढ़ी है, तो हमारे चैनल सुन लो यूपीएससी को अपना सहयोग जरूर दें। हाँ, कृपया YouTube चैनल को लाइक करें, इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसी और महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रहें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। और अगर आप हमारे काम को सराहते हैं और चाहते हैं कि हम लंबे समय तक आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी के समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।